चलो देखो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन which is where it is 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी अगर आप लोग के पास है तो आप पढ़िए, मैं भी उसको पढ़कर सुनाता हूं आप लोगों को। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो अब वेल्डिंग गैस कंटेंट्स, वेल्डिंग में क्या होता है, हीट चाहिए, हीट के लिए कंबस्टिबल गैस यूज करेगा। तो वेल्डिंग कंटेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन एंड कार्बन क्या लिख रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी कार्बन और हाइड्रोजन है, समझा। गैस है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब निकालने कह रहा है। तो बेटा मैं मान लेता हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला इसका जो हो गया, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CXHY, ये हो गया मान लो, है ना। वेयर एक्स एंड वाई आर द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यही तो होता है एम्पिरिकल फार्मूला, याद आ रहा है। तो XHY, देखो कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन होगा ना, कंपाउंड होगा कोई ना कोई। तो चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा सभी कोई। A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives. Burning a small sample, इसके एक स्मॉल सैंपल को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है। किसमें बर्न कर रहे हैं, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल इन ऑक्सीजन gives 3.38 gram carbon dioxide and 0.690 gram water and no other product. तो देखो CXHY को आपने बर्न किया किसमें, ऑक्सीजन में बर्न किया ना बेटा, ऑक्सीजन में बर्न किया। बैलेंस कर देंगे, अभी रुक जाओ, पहले इक्वेशन लिख लेंगे फिर बैलेंस भी कर लेंगे। तो क्या बना, बोला है कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं बना। तो देखो यहाँ X कार्बन है, X कार्बन है तो यहाँ पे X लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में X लगा दो तो यहाँ X आ जाएगा। तो X नंबर ऑफ, ऐसे कर लो, X नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्मॉल लिखे तो स्मॉल ही लिख लेते हैं, है ना। तो X कार्बन से X मोल कार्बन बनाएगा, X मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो वो हमने नोट कर लिया। अब दूसरा देखो क्या है बेटा, हाइड्रोजन कितना है मेरा बच्चा, हाइड्रोजन Y है, तो हाइड्रोजन Y है, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है ना, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पर Y हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना बनाएगा बेटा, Y/2 बनाएगा, कोई दिक्कत। तो देखो कार्बन बैलेंस हो गया, कार्बन हो गया X और हाइड्रोजन हो गया Y, तो Y/2 इंटू 2 दैट इज Y हो गया। अब मेरा बच्चा ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन कितना बन गया इधर राइट हैंड साइड में देखो, X और O2 यानी कि 2X, O2 है तो ऑक्सीजन का एटम कितना हो जाएगा 2X, है ना, या मोल के टर्म में कह लो या एटम कह लो। और यहाँ मेरा बच्चा क्या हो जाएगा Y/2, है ना, Y/2 इंटू 1, यहाँ 1 है ना, तो 2X प्लस Y/2, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं इसमें 2X प्लस Y/2 O2 लिख सकते हैं, 2X प्लस Y/2 O2। अब देखो बैलेंस रिएक्शन, तो हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबको बैलेंस किया। अब देखेंगे, अब यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है, कितना बना भाई, बोल रहा है कितना बना, ये बना 3.38 ग्राम बना। ये कितना बना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो 0.690 ग्राम बना, ठीक है। 0.690 ग्राम जो है वाटर बना, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये आपको दिया हुआ है। कहां गया देखने दो, हाँ। अब वॉल्यूम ऑफ, कह रहा है 10 लीटर जब आपका मेजर की है वॉल्यूम एट STP, तो 10 लीटर का वेट, देखो यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, है ना,
सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले निकाल ले। 10 लीटर का वेट कितना दिया है, 10 लीटर का वेट दिया है 11.6 ग्राम। देख रहा है बेटा, 10 लीटर का वेट दिया है 11.6 ग्राम। लीटर का वेट क्या हो जाएगा, 11.6 बाई 10 ग्राम। एसटीपी, एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है मोल का बताओ, एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.7। 22.7। तो मोल का क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेट ऑफ 22.7 लीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22.7 लीटर क्या चीज, गैस। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दिस इंटू 22.7, 11.6 बाई 10 इंटू 22.7 ग्राम। कितना आ जाएगा ये वेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रुक जा इसको थोड़ा घेर देते हैं, है ना। हाँ तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अरे भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करता हूं चलो। तो कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 2.27, 11.6, 6 से करो, 7 6 जा 42 है ना, कैरी 4, 12 16, कैरी 1 12 13। अब ये तो इजी है, 227 227। अब जोड़ो भाई इसको, 2 ये कितना हो गया, कैलकुलेशन इतना कराएगा टीचर से, हाँ तो ये हो गया 1 1 आ गया, 7 10 12 13 1 आ गया, और ये कितना हो गया 4 5 6 और 2 आ गया। कितने डेज, 1 2 3 1 2 3 कितना आ गया ये 26.3, तो ऑलमोस्ट 26 ही रख लो, चलो रख लो 26.3 क्या जाता है। वेट ये सब दिया है ना, तो हाँ बोलो। यहाँ O2 के साथ आपने 2x प्लस y2 लिखा है, तो वो 2x प्लस y2 O के साथ है, तो O2 के साथ आधा नहीं हो जाएगा बेटा O के साथ, हाँ हाँ एक मिनट अब वो चेक कर लेते हैं, सही बोल रहे हो। यहाँ एक बार फिर से चेक कर ले, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, हाँ वो आधा होगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, वो गड़बड़ तो नहीं कर दिया, एक बार देख लेते हैं, आधा हो जाएगा अगर वैसा है तो। यहाँ पर ये कितना हो गया, टोटल क्या निकाल रहे थे, मेरा दिमाग किधर है, हाँ 2x नहीं, ठीक है, हाँ वो आधा हो जाएगा बिल्कुल। पहले को फिर से चेक कर लो, है ना, x हो गया आपका, यहाँ x हो, तो ये x कार्बन हो गया, हाइड्रोजन y है, तो y हाइड्रोजन है तो y बाई 2H2O हो गया, y बाई 2H2O हो गया, तो ऑक्सीजन एटम निकाला था ना हमने, सही बात है, ऑक्सीजन एटम निकाला था, यहाँ x में भी हाफ हो जाएगा ना, तो यहाँ से एटम हो गए थे 2x हो गए थे, x 2x हो गए थे, और यहाँ से कितने हो गए थे प्लस y बाई 2, तो ये क्या O एटम था, इतना O एटम था, तो O2 कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, तो x प्लस y बाई 4 क्या हो जाएगा, अरे यार ये तो हल्का सूख जाता है मार्कर, x प्लस y बाई 4, चलो इसको नोट करो, तो x प्लस y बाई 4, चलो ये बात समझा, x प्लस y बाई 4 ये, चलो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सबको देखो ये बात क्लियर है, यहाँ से ऑक्सीजन कितना आया, एटम आया ना बेटा 2x, या 2x मोल आया एटम, और y बाई 2 मोल आया एटम, तो एटम हो गया 2x प्लस y बाई 2 मोल, तो यहाँ पर O2 कितना हो जाएगा, 2x प्लस y बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि x प्लस y 4 हो जाएगा। चलो हाँ वो नहीं तो अभी आंसर गड़बड़ आ जाता है, चलो ठीक है, ये हो गया, तो 26.3 हो गया, है ना। अब मैं यहां से भी तुम निकाल सकते हो,
यहां से कैसे निकलेगा मैं बताऊं? ऑब्जेक्टिव पहले देखो, 26 है ना बेटा, तो कार्बन, एक कार्बन होगा, एक कार्बन के साथ क्या होता है? CH4 बनता है। याद करो, एक कार्बन के साथ क्या बनता है? CH4 बनता है कि नहीं बनता है? याद है ना, मीथेन बनता यस है। सर, यस सर। बड़ा ऑर्गेनिक पढ़े हो गया। अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दो कार्बन लेंगे तो दो कार्बन के साथ क्या बनता है? एक तो बनता है C2, 26 ही तो वेट है, तो 26 है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। C2H6 बनता है ना? फिर क्या बनता है? C2H4 बनता है। ये इथेन, समझते हो ना? ये हो गया इथीन, और ये देखो C2H2, ये होता है इथाइन, है ना? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। याद आ रहा है? कुछ पढ़े हो? हाँ सर। पढ़े हो ना? 10th वगैरह 9th 10th में है ये सब, तो इसको थोड़ा बहुत आप कार्बन का जानते हैं। स्ट्रिंग। अब जरा इसका वेट देखो तो कितना हो जाएगा? 24 + 6 कितना हो जाएगा? 30 के पास आएगा। 24 + 4 28 आएगा। क्या आएगा? 26 आएगा। और अगर हम एग्जैक्ट वेट ले ले कार्बन का और इसका थोड़ा बढ़ा के ले ले तो 26.3 हो जाएगा। यस यस सर, यही आंसर है। तो C2H2 हो जाएगा आंसर, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव अप्रोच। समझा? समझा? ये हुआ ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि आपका आंसर कौन है? इथाइन है, C2H2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH। अब देखिए यहां से कैलकुलेशन करोगे, यहां से आपको लंबा जाएगा। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट तो निकल गया ना, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मोलर वेट आ गया, मोलर वेट आ गया 26.3 ग्राम। सेकेंड पार्ट क्लियर है? और क्या क्या है देखें जरा। मोलर मोलर मास ऑफ द गैस निकल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सर निकलता हो गया C2H2। हाँ मतलब इक्वेशन से निकालेंगे। यह देखते हैं, तो ये चीज हुआ। तो हम देखते हैं मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड देखते हैं। अब मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड देखते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा रेशियो क्या है। मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा? 3.38 डिवाइडेड बाय 44। कैलकुलेशन बहुत है ना? मैं कैलकुलेटर लैपटॉप लाया ही नहीं हूं आज। चलो आप लोग जरा करके बताओ तो कितना आ रहा है? करो तो बेटा। मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, जल्दी बताओ। ये दो चीज हो जाएगा ना तो काम बन जाएगा हमारा। 0.69 डिवाइडेड बाय 18। हाँ बोलो बेटा कितना? 0.07। हाँ, और एक और डेसिमल बता देना। 0.07। और बता दो डेसिमल। 68। 68 तो 0.077 कर देते हैं। 0.07768 है तो 0.0777। इसका भी बता दो बेटा। बता दो सर 0.038। 0.038। देखो आंसर आ गया आपका, है ना? 0.038। समझा? ये हो गया। अब तुम देखो मेरा बेटा, यहां से समझ, इससे हमें कोई खास मतलब भी नहीं है। यहां से देखो ये कंपाउंड क्या है? CXHY। तो अगर कार्बन अगर X होगा, कार्बन अगर X होगा यहाँ, तो यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा? X कार्बन X डाइऑक्साइड। मोल। हाँ X मोल प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन यहाँ होगा तो यहाँ कितना मोल प्रोड्यूस होगा? वाटर। Y2।
y/2 मोल, यानी कि अगर ये जितना y/2 मोल अगर प्रोड्यूस हुआ होगा वाटर, तो हाइड्रोजन 5 मोल होगा, यानी कि अगर ये 1 मोल प्रोड्यूस हुआ होगा तो हाइड्रोजन 2 मोल होगा। समझ रहे हो? जितना मोल वाटर प्रोड्यूस हुआ होगा उसका डबल होगा आपका हाइड्रोजन का यहाँ पे कॉफिशिएंट, लेकिन जितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वही कॉफिशिएंट यहाँ होगा, है ना? ये यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू y/2 हो गई, इसको y/2 मान सकते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस, और मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस को x मान ले, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को x मान लेते हैं, मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस को क्या मान ले, y/2। इज दिस क्लियर? देखो, बोलो बेटा, ये बात यहां से देखिए, अगर कार्बन में कॉफिशिएंट x है तो यहां आ जाएगा x, यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड इज x एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज y/2। तो इसको मैं y/2 मान लेता हूं और इसको मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड को x मान लेता हूं, है ना? तो अगर ये y/2 हो गया तो दिस इंप्लाइज y हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.076, तो 0.7677 लगभग एक ही जैसा है ना? देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा CxHy, यानी कि C.077H.06 ऑलमोस्ट बराबर कर देंगे। तो अगर हम रेशियो है तो किस रेशियो में है ये, 0.076 लगभग 1:1 के रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में है ना? बोलो। यस सर, यस सर। 1:1 के रेशियो में ही तो है 7776। अगर थोड़ा डेसिमल यहाँ बढ़ा दो, अगला डेसिमल इसमें बताना, तो इसमें अगला डेसिमल बताना तो 38 के बाद सर 33 देख लो ना, हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं 68, और इसको भी कुछ होगा तो हम इसको कर देते हैं 34, ऐसे कर दो, ठीक है? या इसको 4 कर दो, चलो 68 है, इसको 4 कर दो, तो आप देख लो आप लगभग बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? या 67 कर दो, इसको 33 है तो 3 कर दो, या जो भी है 33 कर दो, तो बहुत क्लोज आ जाएगा, दिख रहा है? अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66670 आ जाएगा, 0.06666, यानी कि 0.0067, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, दिख रहा है? ऐसे मत लिखना, वही लिख दो 0.067 और इसको भी लिख दो 0.067, ठीक है? तो 1:1 हो गया। तो 1:1 मैंने इंपिरिकल फॉर्मूला में क्या बताया था, सिंपल होल नंबर रेशियो आना है। तो अगर हम देखें कि ये 0.067 है तो ये भी 0.067 है, यानी कि अगर ये 1 होगा तो ये भी 1H1। सो दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया C1H1, तो इंपिरिकल मास आ जाएगा, इंपिरिकल मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 13, है ना? 13 आ जाएगा ना? और आप जब डिवाइड करेंगे 26 को तो 2 आ जाएगा, समझ रहे हो? और आप एग्जैक्ट अगर लोगे, जैसे हाइड्रोजन का ले लो 1.008 और कार्बन का आप ले लो 12.011, तब देखो बिल्कुल उतना ही जितना है वहां, समझ रहे हो? बोलो, बताओ बेटा, ये समझ आ समझ में आ गया ना? तो वही चीज है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे तब आ जाएगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इंपिरिकल मास हो गया 36, 26, देयरफॉर n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू हो जाती है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपिरिकल मास, so that is 26 divided by 3, that is 2, therefore
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो जाएगा दैट विल बी 2 into CH, दैट इज C2H2। इज दिस क्लियर? इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखा ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बड़ा सिंपल सा 26 के पास आ गया, हमने देख लिया भैया कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं 26 के वेट के आसपास वाले, तो 2 कार्बन चाहिए, CH4 तो बनेगा नहीं, 2 कार्बन में कौन कौन सा बन सकता है, C2H6, C2H4, C2H2, तो C2H2 is the only possible option, है ना, in this case, so the empirical formula will be CH, so that is the objective approach। तो ये सब दिमाग होता है, नहीं तो इतना लंबा करोगे, भले आपका नॉलेज ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा एग्जाम में, समझे, लेकिन ये भी आना चाहिए, हर जगह ऑब्जेक्टिव काम नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच हर जगह काम नहीं आएगा, समझा बेटा? चलो हो गया ये, समझा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एम्पिरिकल का, तो सभी कोई कंप्लीट कर लेना, एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लो जो भी है। मैंने केमिस्ट्री में 2 चैप्टर भेजा है उसके लिए। हाँ बोलो बेटा। सर पीपीएम मतलब क्या होता है? पीपीएम क्या होता है बिल्कुल बता दूंगा, चलो इसको ये कर लिया, बताता हूँ, चलो ये हो गया, हाँ ये समझ लिया, समझ लिया ना, चलो ठीक है। पीपीएम देखो शब्द है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, पीको क्या होता है, हर चीज, फेम्टो क्या होता है, ये सब लिस्ट में बना के भेज दूंगा याद करने के लिए अगले टेस्ट से पहले, है ना, वेडनेसडे तक भेज दूंगा। तो पीपीएम क्या होता है ये बता देता हूँ, पीपीएम का यूज कई बार हो जाता है, आना चाहिए, देखिए पीपीएम, पीपीएम जो है वो आपका शॉर्ट फॉर्म है किसका, पार्ट पर मिलियन। ppm, ppm implies part per मिलियन। मिलियन कितना होता है बेटा पता है, मिलियन कितना होता है? 10 lakhs। 10 लाख, दिस इज 10 lakhs, that is 10 to the power 6। तो पीपीएम का हुआ कि 10 to the power 6 में कितना है ना, वो चीज, जैसे मान लीजिए जनरली हम लोग इम्प्योरिटी किसी चीज में यूज करते हैं, है ना, यूज होता है, या किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन वगैरह में है वहां भी आप यूज करते हैं, है ना, तो पार्ट पर मिलियन, मान लीजिए जैसे अगर मैं लिखता हूँ 10 ppm, 10 ppm, 10 ppm का मतलब हुआ 10 लाख में कितना, 10 लाख में 10। अगर मैं लिखता हूँ 26 ppm, इसका मतलब 10 लाख में 26, है ना? तो अब आपको अगर ऐसे लिखेगा 26 डिवाइड बाई ऐसे लिखेगा हो जाएगा ना, है ना, बहुत छोटा हो जाएगा देखने में, तो सीधे बोल देते हैं 26 ppm। 26 ppm का मतलब क्या हुआ, 10 लाख में 26। जैसे दवाई वगैरह भी बनता है ना, मेडिसिन बनता है, तो उसमें भी पीपीएम में हम कोई चीज डालते हैं, है ना, कि ये केमिकल इतना पीपीएम है, ये इतना पीपीएम है, मतलब लाखों में कितना है ना। अगर मान लीजिए कोई चीज दिया हुआ है 130 ppm, तो 130 ppm का मतलब क्या हुआ, 10 लाख में 130, यानी कि मान लो मैं कहता हूं कि 130 ppm NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, तब क्या हुआ कि पानी का अगर 10 लाख मॉलिक्यूल होगा, पानी का 10 लाख मॉलिक्यूल होगा, उसमें कितने आपके NaCl डिसॉल्व होंगे, 130 NaCl डिसॉल्व होंगे, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल पे 130 NaCl डिसॉल्व होता है, समझा इस बात को? जी बोलो बेटा, इज दिस क्लियर? पीपीएम इज क्लियर? आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। पीपीएम क्लियर है बेटा? सर इसे मिलीग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो नेट में मैंने सर्च किया।
उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि किसका पीपीएम है, तब कन्वर्ट होगा। जैसे मैं इसी एग्जांपल पे देखता हूं, तो ये मैंने लिखा 10 लाख में इतना, 10 लाख में इतना हो गया, तो 10 लाख में इतना हो गया, तो में कितना हो जाएगा, 1 एटम में 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल में 130 NaCl हो गया, तो 1H2O में कितना हो जाएगा, 1H2O में हो जाएगा, देखो 130 बटे 10 लाख, ये हो जाएगा। अब आप कहोगे कि हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, मिलीग्राम वगैरह मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मोल H2O, 1 मोल H2O में कितना हो, 1 मोल H2O में, इक्वल मत लिखना, इंप्लाई लिख रहे हैं, तो 1 मोल H2O में कितना हो जाएगा आपका NaCl का, NaCl कितना हो जाएगा 130 बटे 10 टू द पावर 6, और 1 मोल में कितना हो जाता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 10 पावर 23, इतना NaCl मॉलिक्यूल हो गया, नहीं हो गया, इतना NaCl मॉलिक्यूल हो गया, तो NaCl मॉलिक्यूल इतना हो गया, तो मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल H2O में इतना मॉलिक्यूल ऑफ NaCl हो गया, therefore मोल ऑफ NaCl, मोल ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6, डिवाइड कर देंगे इससे, कैटो नंबर से, यही आ जाएगा। 1 मोल पानी में इतना मोल NaCl डिसॉल्व है, समझा इसको, समझा, ये समझ नहीं आया आपने जो अभी करवाया। कोई नहीं कोई नहीं, आप ये बताओ मैंने अभी क्या लिखा, पीपीएम में क्या लिखा, पीपीएम अगर लिखा है 130 पीपीएम, अगर पहले इस सबको मिटाओ, ये बेकार का जगह खा रहा है ना, शुरुआत से चलते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। 130 पीपीएम NaCl, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर, चलो यहीं तक आज रखते हैं, है ना, कितना टाइम हो रहा है मुझे देखने दो, चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन तक आज रखते हैं। तो 130 ppm NaCl सॉल्यूशन इन वाटर अगर ये कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 130 NaCl इज प्रेजेंट इन present in 10 to the power 6 H2O, समझा, बोलो Yes, ये sir. समझ में आया। Yes, sir. अच्छा, आपको फाइनली कैलकुलेट क्या करना है ये भी मुझे बता दो, ताकि मुझे पता हो मुझे कहां जाना है, फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, मिलीग्राम पर लीटर कितना होगा, मिलीग्राम, बेटा अच्छा मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितना होगा, चलो 1 लीटर में कितना मिलीग्राम होगा, ठीक है, वही मुझे जानना है कि क्या फाइनली क्या कैलकुलेट करना है। चलो, तो वह ये आपका हो गया 130 NaCl इज प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 2 मोलिक्यूल। तो बेटा हमें ये देखेंगे 1 लीटर में कितना वाटर मोल है, कितना मोल ऑफ वाटर है, ये तो देखना है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पीपीएम यूज होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से अब, तो 10 टू द पावर 6 मॉलिक्यूल में इतना हो गया, हमारे पास 1 लीटर है, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, सिंस मोल ऑफ H2O, बेटा आपको पता है कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो जितना मिलीलीटर होगा उतना ही ग्राम हो जाएगा ना, समझ रहे हो, वाटर की डेंसिटी होती है, सबकी डेंसिटी ये नहीं होती है। तो यहाँ पे कितना मिलीलीटर है, 1000 मिलीलीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो मोल ऑफ H2O क्या हो जाएगा 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, ये बात समझ में आया, ये बात आ गया बेटा समझ में। यस सर, यस सर। ये हो गया मोल ऑफ H2O, ध्यान से देखो, मोल ऑफ H2O हो गया मोल ऑफ वाटर। अब तुम देखोगे कि मोल का मतलब क्या हो गया, मोल का मतलब हो गया 6 into the power 23, है ना अप्रोक्सीमेटली। तो 10 to the power 6 वाटर में इतना प्रेजेंट है NaCl, 10 to the power 6 वाटर मॉलिक्यूल में इतना NaCl प्रेजेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, 10 to the power 6, ये देख लो, नंबर ऑफ NaCl
इन 10 to the power 6 H2O, ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ NaCl in 10 to the power 6 H2O is 130. तो therefore number of NaCl in, मतलब 1 लिखने का क्या मतलब है? 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं होता, डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना? यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, आप लिखना चाहो तो लिख दो 1H2O। तो आप कहोगे 1H2O में क्या इतना छोटा NaCl थोड़ी होता है, NaCl को हम इतने पार्ट में थोड़ी तोड़ेंगे, पर हम यूनिटरी तो लगा सकते हैं ना। 130 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6, यही ना होगा? यही ना होगा? ये अलग बात है कि 1/130 अपॉन 10 to the power 6, एक NaCl इतने पार्ट में थोड़ी टूट जाएगा, ये कोई प्रैक्टिकल कोई मीनिंग नहीं हुआ, पर मैथमेटिकली तो यही करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। यस सर, यस। आप अगर मैं पूछूं कि एक आम का दाम है 10 रुपए, तो आपको 120 रुपए में कितना आम मिलेगा? तो 12 आम मिलेगा। से कैसे करोगे? 10 रुपीज 1 मैंगो, 1/10 मैंगो। अब तुम बोलो कि 1 रुपए किसी को दोगे तो मैंगो काट के देगा, वो अपना आम तो नहीं खराब करेगा, वो बेचेगा तो पूरा आम, है ना? लेकिन कैलकुलेट तो ऐसे ही में करते हैं कि 1 रुपीज 1/10 मैंगो, सो 120 रुपीज इज 1/10 मैंगो इंटू 120, दैट इज 12 मैंगो। कैलकुलेशन तो ऐसे ही करते हैं ना बेटा? यस सर। करने के लिए ये कर रहे हैं। सो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर समझो, पीपीएम समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल इन कितने में बेटा? ये कितना मोल हो गया? ये कितना मोल हो गया? तो मोल हो गया, ये मोल हो गया ना, तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा आपका पावर 3/18 इंटू 6 इंटू 10 to the power 23। डायरेक्ट कर देते हैं, 6.02 नहीं लिख, है ना? सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, समझो। तो कितने में? 1 में इतना है, तो यहां देखो कितना वाटर मॉलिक्यूल अब आ गया, इतना वाटर मॉलिक्यूल आ गया। तो इतने वाटर मॉलिक्यूल में कितना NaCl हो जाएगा? मतलब कितना वाटर मॉलिक्यूल हो गया? 10 to the power 3/18 इंटू 6 इंटू 10 to the power 23। तो इतने में कितना हो जाएगा? ये 1 में इतना है, तो इतने में कितना होगा बताओ? उतना इंटू जितना दिया नीचे। हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे। यस ये सर। हो जाएगा 130/10 to the power 6 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू जाएगा 10 10 पावर to the power 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6 इंटू 10 to the power 23। यही ना हो जाएगा? यस सर। इतना NaCl हो गया। तो मोल ऑफ NaCl, अब हमें ये तो नंबर हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया NaCl का, फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तब तो निकलेगा मास। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, नंबर ऑफ या मोल्स ऑफ NaCl क्या हो जाएगा? मोल ऑफ NaCl। तो बेटा मोल ऑफ NaCl कितना आएगा बताओ? कैसे निकलेगा बच्चा मोल ऑफ NaCl? बताओ। बोलो बेटा, कम ऑन टेल मी। 6.022 into 10 raised to the power 23 से। हाँ, मतलब इंटू करेंगे कि डिवाइड करेंगे? इतना Divide नंबर करेंगे। प्रेजेंट डिवाइड करेंगे, तो 6 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई के डिवाइड कर देंगे। यही है ना 6.02? अरे भाई यहाँ हमने लिखा नहीं ना, इसको हम लिख देते ना 6.022 इंटू 10 to the 3, यही आ जाता ना 6.02 इंटू 10 to the power 23। तो बेटा इसी से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो मोल कितना आ जाएगा NaCl का? मोल आ जाएगा 130 by 18 into 10 to the power minus 3। 130 बाई, हाँ जो भी है 10 to the power 3/18, ये हो जाएगा। तो ये कटेगा। अब सब कट कुट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इधर कर रहा हूं, अब मैं इधर कर रहा हूं। देखो तो ये कितना हो जाएगा? 130/18 इंटू 10 to the power minus 3, है ना? ये हो गया।
अब इसको करना चाहो तो कर लो, 0.13/18, यही 13/18 दिख रहा है, ये हो गया। तो ये हो गया मोल ऑफ NaCl। तो इसका मोलर मास क्या होता है? 58.5 ग्राम। 5 सर। हाँ, मास ऑफ NaCl 1 लीटर ऑफ 130 ppm सॉल्यूशन, 130 ppm वाटर में सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा? मोल इंटू सर वो ग्राम मास। हाँ, मास जो है ग्राम तो मोलिकुलर मास। 58.5 है ना। अब भाई अब कैलकुलेट कर लोगे ना? यस सर। कैलकुलेट कर लोगे? मैं 60 करके कहोगे तो कर दूंगा। मैं लगभग 60 के आसपास मान लेता हूँ, चलो अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास आंसर आएगा। लिखेंगे नहीं, लिखेंगे वही 6 सेकंड्स सर, 3 और 10। हाँ 58.5 तो ये 60 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास 1.3/3। 1.3/3 तो ये आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.4 है ना, 311 0.4 Yes, sir. बचेगा ना, तो 12, उसके बाद 3 बचेगा ना, 0.43 के आसपास आ जाएगा, यस सर भाई। है ना। आगे देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा कम लिया है ना, 3 ग्राम हो जाएगा, समझा। तो देखो तो 1 लीटर पानी मतलब 1000 लीटर पानी में आपने आधा ग्राम भी डाला है ना, समझा। डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नेग्लिजिबल चेंज डेंसिटी ऑफ द वाटर, है ना। वाटर की डेंसिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, जनरली घट जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो जाता है, तो वो सब बाद में बात करेंगे सॉल्यूशन में, समझा सुजल? सुजल बेटा, मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें से हाँ। 130 ppm को मैंने 130 मिलीलीटर, अच्छा, NCERT 130 में 100 मिलीग्राम पर लीटर ही मान लिया था। नहीं, वो अलग बात है, आप हो समझ गया गया था। ना, ये तो समझ नहीं, गया कैसे। ये समझ गया ना, ऐसे करो, समझा। अब बाकी हो सकता है कि वहां पर लकली हो गया हो सॉल्यूशन, बाई चांस जो डेटा आपने 130 लिया था, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 17 17 15 की वन था। जो भी दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। 17 में कहा है ऐसा? अच्छा 15 ppm, हाँ तो कोई नहीं, 15 ppm तो वैसे लो, इस तरह से करना, समझा ना। ppm 15 मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल नहीं होगा। एक काम करना, आप पहले अपना क्वेश्चन मुझे भेजना, फिर मैं देखूंगा कि क्या कर रहे हो, फिर बताऊंगा क्यों रिलेशन सही आया, है ना। आंसर सही आ गया सर। हाँ तो वो आंसर क्या सही आया वही मैं आपका प्रोसेस देखूंगा, आप डिटेल में करके मुझे फोटो भेजोगे? हाँ भेज दूंगा। हाँ भेज देना। तो हो सकता है कि जो आपने काम किया हो आपको पता ना हो कि आपने क्या किया, और हो सकता है सही काम किया हो, प्रोसेस तो और भी हो सकते हैं ना, जो हमने यहाँ पे मास के रिलेशन में हम ला देंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी में हो जाएगी, समझ रहे हो। वाटर की डेंसिटी देखो, वाटर की डेंसिटी उसी तरह से है ना, समझ रहे हो। तो वो आपका, अच्छा क्या बोले एक बार बताओ तो, क्या लिया आपने? 15 ppm की वन है, 15 ppm की मैंने तो आपने, तो 15 मिलीग्राम पर लीटर मान के किया। नहीं नहीं ये गलत माना आपने, 15 मिलीग्राम पर लीटर बेटा किस को मान लिया? CH3CHCl3 को मान लिया, इसके लिए हो गया, दूसरा कंपाउंड लेंगे NaCl के लिए करके देखो, नहीं समझा? चेक करूंगा करके। हाँ बेटा नहीं आएगा, ठीक है बेटा, कंपाउंड बदल गया तो पर मिलीलीटर वैल्यू बदल जाएगी ना, उसकी मॉलिक्यूलर वेट बदलता जाएगा ना। हो सकता है उस पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए डेटा ऐसा फिट हो गया हो कि जस्ट आपका आंसर आ गया, समझे, वो चीज है। फिर भी आप अपना डिटेल सॉल्यूशन मुझे भेजना एक बार, ठीक है बेटा। यस सर। चलो हाँ, वो डेटा फिट हो गया है, डेटा ऐसा है कि वो फिट हो गया, उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलो अब मैं यहीं पे रोकता हूँ आज के लेक्चर को, और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर, थोड़ी सर देर एक बार बाद वो लिख ले। हाँ लिख लीजिए, क्या आ गया सबका, क्यों आ गया सर
हाँ बोलो बेटा। एक चीज ये भी पूछनी थी कि जैसे STP है ना, हाँ हाँ उसमें कई जगह उसकी वैल्यू 22.4 लीटर भी गिवन है NCERT में सॉल्यूशन में भी। हाँ, वो गलत दिया है, उसको आप सही कर लीजिए। 22.7 होता है। एसटीपी का वैल्यू पे कैलकुलेट करके देख लो, है ना, वो बेवकूफों की लिख देते हैं लोग, है ना। 22.7 होता है बेटा, ठीक है। क्या लिखा हुआ था मैंने पढ़ा, तो क्या पहले 22.4 होता था, अब 22.7 हो गया? बेटा ऐसा मतलब कैसे हो जाएगा, नहीं, बाद में कैसे हो जाएगा? पहले कुछ और मानते थे, अब कुछ और मान लिया ना। पहले लिखा हाँ हुआ था 1 ये एटमॉस्फेरिक सही है। प्रेशर मानते थे, पहले जो और पहले जो हाँ पहले जो एनटीपी और एसटीपी सेम लेते थे, बहुत पहले की बात है, हाँ तो वो बहुत इसीलिए पहले, पता है तो मेरे वो जन्म बुक से में पहले की बात है, तो मैं बुक में 1980 की बात है। हाँ तो 22.7 करके सॉल्व करूँ मैं? और क्या बेटा, आज से 35 साल पहले की, 40 साल पहले की बात चेंज हो चुका है। इंडिया में बहुत स्लो चलता है ना। इंडिया में जो 40 साल पहले जो फॉरेन बुक में लिखा होता था, आज भी उसी को भैया वो चेंज हो चुका है। लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बुक वाले चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी किताबों में वही चलता आता है। सरकारी काम बहुत पीछे होता है इंडिया में, समझे? ओके, इसीलिए समझ रहे हैं। तो पहले ये होता था, अब ये हो गया क्या है ना, वैल्यू पहले एनटीपी और एसटीपी दोनों को सेम मानते थे, अब दोनों को एसटीपी को अलग डिफाइन किया गया है। समझ गया बेटा? तो 22.7 ही लेकर के करना है। चलो, है ना बेटा? चलो फिर आज यहीं पे रोकते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ ठीक है। सुजल आप वो भेज दीजिएगा जो आप कह रहे थे, तो मैं उसमें एक दो कैलकुलेशन और करके आपको भी दिखाऊंगा, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा चीज। चलिए, गुड बाय।